हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सेवन्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है औरतों ने बदली दुनिया। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किस तरह से औरतों ने अपनी पढ़ाई के लिए और समाज के बदलाव के लिए जिद्दोजहद की है। ये जो आज लड़कियां बहुत ही आसानी से स्कूल जाती हैं, ये इतना आसान नहीं था। जब शुरुआती दौर था तो बहुत मुश्किल था महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना। तो वही सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे बदलाव आए हैं और किस तरह से जो असमानता हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी वो कम हुई है। ठीक है। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं थी वो खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। ठीक है। किस तरह से समाज में बदलाव आ रहा है महिलाओं के प्रति, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और अभी तक आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चैप्टर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू वाली और एक थ्योरी वाली। आपको उन बाकी के चैप्टर का थ्योरी देखना है, एमसीक्यू देखना है तो उन प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो पहले आपको एट्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस खुलकर आएगी, फिर सिक्स क्लास की आएगी खुलकर, और फिर सेवन्थ क्लास की आएगी, क्योंकि मैंने एट्थ और सिक्स क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी करा दी है। सेवन्थ क्लास की मैं अब करा रही हूँ। ठीक है। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये है सिक्स से 10 तक की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट है, और इन सभी क्लासेस को बहुत ही डिटेल में कराया गया है। एक आध कोई बुक रह गई है तो वो मैं कराने का पूरा प्रयास कर रही हूँ, धीरे धीरे सारा कुछ कंप्लीट करा दूंगी। अगर आपने ये सभी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज मेरा चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से महिलाओं ने अपने लिए कदम उठाए और समाज में बदलाव लेकर आई। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसायिक महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। ठीक है। हम यह भी ज्ञात करने में समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया है, यानी कि स्त्रियों ने पुरुषों के जैसे पढ़ने लिखने या काम करने की आजादी के लिए किस तरह से संघर्ष किया है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए की जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि महिलाओं ने किस तरह से आंदोलन करे अपनी पढ़ने लिखने की जरूरतों के लिए। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, जो बच्चे सेवन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं वो उनके लिए ये एक्टिविटी है, तो वो ये एक्टिविटी खुद देखेंगे। ठीक है, ये सारी चित्र वगैरह बनाएंगे। और अब हम यहाँ से देख लेते हैं। रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया, परिणाम इस प्रकार रहे। यानी कि जो रोजी मैडम है उन्होंने क्या कहा हर बच्चे से कि भाई तुम ये जो चित्र है, ठीक है, इनको फिल करना है और बताना है कि कौन क्या बनना चाहता है। ठीक है। तो इस तरह से फिल करे गए हैं। ये ये रिजल्ट आया है पूरी क्लास का कि जो शिक्षक हैं उसमें 25 महिलाओं के चित्र थे। ठीक है, 25 बच्चों ने महिलाओं के चित्र बनाए और 5 ही केवल पुरुषों को शिक्षक दिखाया गया। जबकि किसान में 30 बच्चों ने किसान के चित्र बनाए और महिला जो लड़कियां हैं उन्होंने किसान का चित्र नहीं बनाया। मील मजदूर, यानी कि ये चीज दिखा रही है कि कुछ कामों में केवल महिलाओं को दिखाया गया है, कुछ कामों में केवल पुरुषों को, है ना। तो बच्चों से जब ये सेवन्थ क्लास के बच्चों से जब ये एक्टिविटी कराई गई है तो बच्चों ने शिक्षकों के रूप में महिलाओं के चित्र बनाए हैं, पुरुषों के कम बनाए। किसान के कॉलम में 30 बच्चों ने किसान के ही बनाए हैं। मील मजदूर 25 बनाए हैं, महिलाओं को केवल 5 चित्र बने हैं महिलाओं के। ठीक है, ये जो एक्टिविटी ऊपर दी गई थी ना, ये एक किसान, एक मील मजदूर, एक नर्स, एक वैज्ञानिक, एक पायलट और एक शिक्षक। तो बच्चों ने अपने हिसाब से मेल और फीमेल दिखाए हैं इसमें कि किसान को मेल के रूप में या फीमेल के रूप में, एक मील मालिक को फीमेल के रूप में या मेल के रूप में। तो इस तरह से बच्चों ने एक्टिविटी किया और ये जो रिजल्ट है ये इस तरह से। अब ये रिजल्ट ये दिखाता है कि कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो समान है। ज्यादातर में क्या है कि अगर पायलट है तो लड़कों को ज्यादा दिखाया गया है, वैज्ञानिक लड़कों को ज्यादा दिखाया गया है, मील मजदूर लड़कों को ज्यादा दिखाया गया है। ठीक है। अब जबकि अगर हम महिलाओं की बात करें तो शिक्षिका यानी कि टीचर महिलाएं ज्यादा होती हैं और नर्स भी महिलाएं ज्यादा होती हैं।
तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे समाज में है और बच्चों को भी ये पता है कहीं ना कहीं। जब 7th क्लास का बच्चा ये सारी चीजें बना रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम, ये मैडम का नाम है, की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए हैं। ऐसा उन्होंने इस कारण से किया है कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वह अधिक सहनशीलता और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका साथ मिलकर देखा जाता है। इस प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिला तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो ये क्या है, ये एक रूढ़िवादी धारणा है। देखो सीटेट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रूढ़िवादी धारणाओं से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। रूढ़िवादी धारणा क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक भावना चली आ रही है, ठीक है, एक नेगेटिविटी चली आ रही है। जैसे एक भावना चली आ रही है कि फौज में लड़कियां ही भर्ती होती हैं, ठीक है। एक भावना चली आ रही है कि पायलट पुरुष ही बनते हैं, महिला नहीं बनती हैं, महिला टीचर ही बनती हैं। अगर कोई पुरुष टीचर बनना चाहता है तो कहीं ना कहीं समाज उसको ठीक नजरों से नहीं देखता है कि अरे यार क्या है, टीचर है, ठीक है। जबकि कोई महिला टीचर है तो उसको ज्यादा उससे देखा जाता है कि अरे ये तो टीचर है, ठीक है। तो पुरुषों के लिए हार्ड वाले काम, समाज ऐसे सोचता है कि पुरुष कैसा काम करे, हार्ड काम करे, ठीक है, हार्ड वर्क करे, और महिला कैसा करे, सॉफ्ट काम करे, है ना, जिसमें ममता की, दया की, प्यार की, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। महिलाओं को मेनली वो काम दिए गए हैं, जैसे नर्स की जॉब है या फिर टीचर की जॉब है, बच्चों के पालन पोषण करने वाली क्रैच में जो जॉब होती है वो सारी, ये इन सब के लिए। तो ये क्या है, एक रूढ़िवादी धारणा बनी आ रही है कि जो महिलाएं वो बच्चे पालेंगी, शादी करेंगी, बच्चे पालेंगी, उनका ये धर्म है। पुरुषों का धर्म है कि वो बाहर काम करेंगे, ठीक है। इस तरह से चीजें माइंड में सेट है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, ठीक है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है कि महिलाओं को पढ़ाने पर कम जोर दिया जाता है, नौकरी पर और भी कम जोर दिया जाता है कि भाई नौकरी वोकरी नहीं करनी है, शादी के बाद आप बच्चों को पालो और घर में रहो। तो ये क्या है, ये एक रूढ़िवादी धारणा है, ठीक है। आप रूढ़िवादी धारणा से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर देना है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बच्चों ने ऊपर एक्टिविटी की जो मैंने अभी आपको समझाया, वो क्या थी, वो एक रूढ़िवादी धारणा है ना, जो बच्चों के दिमाग में अभी से है। 7th क्लास का बच्चा ये देख रहा है कि अगर टीचर का चित्र बनाना है तो महिला के रूप में ही बनाना है, अगर नर्स का चित्र बनाना है तो महिला के रूप में ही बनाना है, ठीक है। जबकि पायलट कैसे होते हैं, पुरुष होते हैं, किसान कैसे होते हैं पुरुष, मिल के मालिक कैसे होते हैं पुरुष। तो ये क्या है, ये एक रूढ़िवादी धारणा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और बच्चों ने कहीं ना कहीं से सुना होगा, देखा होगा आसपास में, तभी ना बच्चों की ऐसी धारणा बन गई। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर कोई इस तरह की चीजें ट्रांसफर हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, उसको रूढ़िवादी धारणा है, ठीक है। जबकि पूर्वाग्रह क्या होता है, देखो इसमें कंफ्यूजन रहता है पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं में, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव चीज है। पूर्वाग्रह होता है, देखो रूढ़िवादी धारणा में होती है नेगेटिव चीजें, ठीक है, यानी कि हमने नेगेटिव बना रखे हैं। जैसे लड़कों को रोते हुए नहीं देखा जाता है, अगर कोई लड़का रो रहा है तो फिर उसको बोला जाता है कि अरे तुम लड़का हो के रो रहे हो, कितनी गलत बात है, लड़के नहीं रोते। भाई लड़के भी तो इंसान है ना, वो क्यों नहीं रो सकते, लड़कियां रो सकती हैं, लड़के क्यों नहीं रो सकते, इंसान है ना वो भी। तो इस तरह की जो चीज है वो क्या है, रूढ़िवादी धारणा है, जो नेगेटिविटी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है। जबकि आप किसी व्यक्ति को देखकर अपनी कोई धारणा बना ले पहले से ही, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को देखा, आपने उसको, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आपने उससे बात नहीं करी, उसके बारे में कोई आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आप ये धारणा बना ले कि ये देखने में अच्छा लग रहा है तो शायद ये इंटेलिजेंट होगा, या ये अमीर होगा, इसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इसके पास महंगा मोबाइल है, तो ये पैसे वाला इंसान है। ऐसे आप जज करते हैं ना लोगों को देखकर। जैसे अगर आपके सामने कोई सरकारी और प्राइवेट स्कूल, दोनों स्कूल के बच्चे खड़े हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट रहा है और सरकारी स्कूल वाला कम इंटेलिजेंट है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो सरकारी स्कूल वाले बच्चे हैं उनमें दिमाग कम होता है या प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों में दिमाग ज्यादा होता है, ऐसा तो नहीं होता है। हो सकता है अगर आप उनसे बात करके देखें, उनसे सब्जेक्ट के बारे में आप पूछें, तो दोनों बच्चे बराबर जवाब दें, या फिर हो सकता है सरकारी स्कूल वाला अच्छे जवाब दे प्राइवेट स्कूल वाले से भी। तो हम किसी को जाने बिना, बात किए बिना, उसके बारे में डिटेल से जाने बिना हम ये धारणा बना ले कि ये आदमी ऐसा है, ठीक है। जैसे पंडित एक जाति होती है, पंडितों के बारे में क्या सोचा जाता है कि ये विद्वान है, पढ़े लिखे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे पंडित विद्वान होते हैं, सबको शास्त्रों का ज्ञान होता है, कुछ पंडित ऐसे भी होते हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान कम होता है ना।
पढ़े लिखे भी कई पंडित ऐसे होते हैं कि पढ़ाई लिखाई भी कम होती है। अब जैसे बनियों के बारे में ये धारणा बना लेते हैं लोग कि अरे बनिया है तो इसका कोई व्यापार ही चल रहा होगा। तो मतलब आपने जाति के आधार पर, कपड़ों के आधार पर, है ना, या उस व्यक्ति के शकल सूरत के आधार पर, चाल ढाल के आधार पर अपने अंदर कोई भी धारणा बना ली है, उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। यानी कि पहले से ही आपने उसको जस्टिफाई कर लिया है, पहले से ही आपने ये धारणा बना ली है कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो वो क्या होता है? पूर्वाग्रह। आप बना रहे हो तो वो क्या है? पूर्वाग्रह। अगर कोई नेगेटिविटी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है तो वो हो गई रूढ़िवादी धारणा। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया ना? रूढ़िवादी धारणा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन जो पूर्वाग्रह है वो आप खुद बना रहे हो सामने वाले व्यक्ति के लिए, जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, स्थान के आधार पर। ऐसे दिल्ली वाले जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि यूपी बिहार के जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो निम्न कोटि के बच्चे हैं। ठीक है, मतलब उनको उनका बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इस तरह की धारणा उनके मन में होती है। ठीक है, भेदभाव भी होता है कोचिंग सेंटरों में भी। उनको यूपी बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं उनको हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं जो दिल्ली वाले स्टूडेंट होते हैं। तो ये क्या है? ये एक पूर्वाग्रह है। उन्होंने पहले से जान रखा है कि ये यूपी से आए तो ये कुछ नहीं पढ़ के आए, ये तो ऐसे ही है, बेकार है, इनका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कई बार टीचर भी इस नजरिए से देखते हैं बच्चों को कि ये छोटे शहर से आए तो ये इंटेलिजेंट नहीं होंगे, ये बड़े शहर से आए तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो इसका सार ये है कि अगर हम किसी को देखकर, किसी के स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, उनके कपड़ों के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर हम पहले से उनको बिना उनको जाने जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए हम कोई भी विचार अपने मन में रख रहे हैं, तो ये क्या है? पूर्वाग्रह। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा बीटेक वगैरह लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम करती हैं, डॉक्टर भी लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम बनती हैं। अधिकांश परिवारों में स्कूली कक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह शादी को ही अपना मुख्य जीवन बना लें। ठीक है, जबकि लड़कों को प्रेरित किया जाता है कि वो जॉब करें। तो ये क्या है? एक तरह से ये रूढ़िवादी धारणा है जो चली आ रही है पहले से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है कि लड़कों के लिए कि उन पर ये दबाव होता है, ये हम पढ़ने से ये रह गया। यह समझना आवश्यक है कि ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप होता है तो कभी हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चलाने के लिए के कारण पैदा होता है। लड़कों को ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चढ़ाया जाता है, उन्हें धौंसाया जाता है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चढ़ाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लड़कों को उन्होंने ऐसा बना दिया है कि आप स्ट्रांग हो, आप रो नहीं सकते हो। ठीक है, जो कि क्या है? एक रूढ़िवादी धारणा है, ये तो गलत है। अब देखो रूढ़ियों को तोड़ना किस तरह से तोड़ी जाती है, ये रूढ़ी जो चली आ रही है, जो नेगेटिविटी चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको तोड़ने का कार्य किस तरह से होता है वो हम इसमें जानेंगे पैरा में। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप पढ़ेंगे आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको इस वाले पैरा को ध्यान से देखना। सीटेट या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां भी सीटेट एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन वहां देखने को मिलेगा। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक आदमी आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाला ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक बनी। तो आपने देखा होगा कि जो ट्रेन चलाते हैं वो ज्यादातर मेल ही चलाते हैं, यानी कि पुरुष चलाते हैं, महिलाओं को आपने नहीं सुना होगा। लेकिन उन्होंने 27 वर्षीय एक महिला थी जिन्होंने जो रेल का इंजन है वो चलाया। ठीक है, वो मतलब चालक बनी, अपॉइंट हुई। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बहुत संघर्ष किया था। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई थी। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामकाज व अन्य जिम्मेदारियों के में भी हाथ बटाती रही। उनका मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स किया उन्होंने। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठ गई और पहली कोशिश में ही वह उत्तीर्ण हो गई। ठीक है, मतलब पहली बार में ही उन्होंने परीक्षा पास कर ली। लक्ष्मी कहती है मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। और जैसे कि कोई भी यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं होता है, लड़कियां नहीं कर सकती,
तो लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे ऐसा काम करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उनने सॉरी उसने उसने पॉलिटेक्निक्स में मोटरसाइकिल चलाई। ठीक है, यानी कि मोटरसाइकिल चलाना लड़कियों के लिए एक काल्पनिक बात थी काफी साल पहले तक। ठीक है, और तब उसने ये तय किया कि वो एक दिन क्या करेंगी, इंजन चलाएंगी, किसका, ट्रेन का। ठीक है, बड़ा इंजन चलाएंगे। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको मोटिवेशनल लाइन है, इनको ध्यान रखना। जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ और मैं अच्छे से कर पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। यानी कि हर महिला को अपने तरीके से जीने का अधिकार है, अगर वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जिससे नुकसान हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता, ठीक है, तो आप सड़क पर लेकर उसको ना उतरे कि भाई हम अपने मन का करना चाहते हैं। अगर आपको अच्छे से चलानी आती है तो आप चलाएं, आपको अच्छे से चलानी नहीं आती है केवल इस बहस में कि भाई लड़के चला सकते हैं तो मैं भी चलाऊंगी, इस बहस में लेकर बाइक को लेकर सड़क पे ना उतरें, क्योंकि बहुत सारे निर्मम लोग, निर्दोष लोग सड़कों पे रहते हैं, आप उनको टक्कर मार देंगी, वो मर जाएंगे। तो पहले आप ये श्योर करें कि वो चीज आप अच्छे से कर सकती हैं, जैसे इन्होंने ऊपर बोला कि मैं उसको अच्छे से कर सकती हूँ और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो मैं करना चाहती हूँ उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिक अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश लेते हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण सी बात है। ठीक है, आज हमारे लिए ये कल्पना करना कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात और अनुचित बात मानी जा सकती है। यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि जैसे अभी आपको क्या लग रहा है, पढ़ना लिखना बहुत आसान है, आपके पास पैसे हैं तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ लीजिए, पैसे नहीं है तो आप सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत पहले की बात करें तो ये एक आसान बात नहीं थी, ये बहुत मुश्किल बात थी। ठीक है, पढ़ना लिखना, यही चीज इस पैरा में कही जा रही है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम को सीखते थे जो उनके परिवार में होता था, अपने बुजुर्ग करते थे। यानी कि किसी के यहाँ व्यापार हो रहा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारी हो रहा है, कोई टीचर है तो पीढ़ी दर पीढ़ी टीचर ही है, और कोई बढ़ई का काम करते हैं तो बढ़ई का ही काम करते हैं, कोई मछली पकड़ने का काम करते हैं, कोई कपड़े बुनने का काम करते हैं। तो जो भी परिवार में चल रहा है वही पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता रहता था। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पर ऐसा कोई विशेष ध्यान नहीं था। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक कि उन परिवारों में भी यहाँ कुम्हार बुनाई और हस्तकलाएं सिखाई जाती थी। यह धारणा थी कि लड़कियां और औरतों का काम केवल सहायता तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए मतलब वो मेन रोल अदा नहीं कर सकती। जैसे कुम्हार का काम होता है तो जो चाका चलाएगा, ठीक है, चाका चला के वो बनाया जाता है मिट्टी का बर्तन, तो वो कौन करेगा, वो करेगा एक पुरुष। जबकि मिट्टी को छानना है, मिट्टी को लाना है, ये सारे काम महिला करेगी। तो नाम किसका होगा कि पुरुष कुम्हार है। ठीक है, कुम्हारन नहीं बोला जाता है, कुम्हार ही बोला जाता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको लिए। ठीक है, उसी तरह से जो किसान है, जो हल चलाएगा, केवल मेल चलाता था, मेल यानी पुरुष चलाता था, महिलाएं नहीं चलाती थी। महिला दूसरे काम करती थी खेत में, जैसे घास निकाल देना, ठीक है, झाड़ वगैरह जो अननेसेसरी उग जाते हैं उनको उखाड़ना, या खाद लगा देना। ठीक है, पानी लगा रहा है तो उसमें थोड़ी सी हेल्प कर देना पुरुषों की। तो एक हेल्पर के रूप में या सहायिका के रूप में वो काम करती थी, मेन काम वो नहीं करती थी पहले। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, देखो पढ़ने लिखने से रोकने की बात ये थी, अनुमति नहीं मिलती थी का मतलब ये था कि महिलाओं को ये कहकर पढ़ने से रोका जाता था कि अगर आप पढ़ोगी तो आप विधवा हो जाओगी, घर के लिए अशुभ होता है महिलाओं के लिए पढ़ना। अगर इसी चैप्टर में आप ये सारी चीजें पढ़ोगे कि अगर आप पढ़ोगी तो आपके घर की जो बरकत है वो कम हो जाएगी। ठीक है, घर बर्बाद हो जाएगा, आपके घर की में अशुभ चीजें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक कि ये तक कहा जाता था कि जो लड़कियां विधवा हो जाती हैं अगर वो पढ़ लिखती हैं। अब देखो कितनी असामान्य बात है, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे तो पढ़ के ही इतना ताज्जुब सा लग रहा है कि कोई पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कुछ भी अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ भी अच्छा लिख रहे हैं, कुछ अच्छी चीज सीख रहे हैं तो उससे हमारा बुरा कैसे हो सकता है, उससे तो और कल्याण होगा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि चाहे लड़का पढ़े ना पढ़े लेकिन लड़की को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक परिवार को देखने का काम किसका होता है, लड़की का होता है। अगर लड़की पढ़ी हुई है तो अपने
बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे सकती है, अच्छी राह पर चला सकती है। ठीक है, क्योंकि पुरुष ज्यादातर बाहर रहते हैं, बाहर का काम करते हैं, ये बात हकीकत है कि ज्यादातर महिलाएं घर में रह जाती हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया, विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज उन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। ठीक है, मतलब जो जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं थे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। ठीक है, इसके बावजूद बहुत सी महिलाओं ने पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किए और स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किए। ठीक है, अब देखिए एक कॉलम ऊपर रह गया है, आप ये वाला एक कहानी इसमें दे रखी है। इसमें क्या, ये रूढ़िवादी धारणा के ऊपर ही ये कहानी दे रखी है कि एक लड़का है जिसको इतिहास में बहुत ज्यादा रुचि है। ठीक है, इतिहास उसको अच्छा लगता है, इतिहास हिंदी इंग्लिश ये सब अच्छे लगते हैं उसको, मैथ और फिजिक्स ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके घर में इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि आप मैथ पढ़ो, क्योंकि मैथ पढ़ने से आपकी मैथ पढ़ो, कंप्यूटर सीखो, क्योंकि आपकी इससे अच्छी जॉब लगेगी और आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और तभी आपकी समाज में इज्जत होगी। तो वो लड़का इतिहास में अच्छा है, अच्छा पढ़ता है, उसके अच्छे अंक आए हैं, तब भी घर में कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है क्योंकि उसके मैथ में कम अंक आए। ठीक है, मैथ में कितने आए, कुल 65% आए। तो इसलिए उसके घर में बिल्कुल भी खुशी का माहौल नहीं है कि मैथ में कम क्यों आए, इतिहास में ज्यादा क्यों आए। ठीक है, उनको इतिहास में ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, उनको मैथ में ज्यादा नंबर चाहिए। अब देखो महिलाओं ने किस तरह से पढ़ना लिखना सीखा, उसी का हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ये एक महिला है रमाबाई और ये उनकी बेटी का चित्र है। अब देखो हम रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे, सीटेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, शायद ही कोई ऐसा ईयर होता है जो इन महिलाओं के बारे में से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं, चाहे रमाबाई हो, चाहे रुकैया हुसैन हो, और चाहे आपके ये नीचे दे रखी है, क्या नाम है इन महिला का, राज सुंदरी देवी हो। तो इन 3-4 महिलाओं के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर इनको देखेंगे। रमाबाई के बारे में कह रखा है, महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। ठीक है, कभी स्कूल गई नहीं, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। ठीक है, पढ़ना लिखना जो जानता था उनको पंडिता की उपाधि दी गई थी इसलिए। ठीक है, अब उन्होंने कहाँ से पढ़ना लिखना सीखा था, घर पर ही रहकर, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो घर रहकर थोड़ा बहुत कुछ सीख ले अपने भाई से, अपने पिता से, तो वो एक अलग चीज है। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने और स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने लकड़ी की चीजें बनाना, छापा खाना चलाना जैसी कुशलताओं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में, मतलब उन्होंने एक ऐसा फैक्ट्री चला रखी थी जो उन महिलाओं के लिए थी जो गरीब थी या विधवा थी। जैसे विधवा महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है घर में, क्योंकि उन कमाई का कोई सोर्स होता नहीं है, तो वो घर वालों के ऊपर डिपेंड होती है। तो घर वाले उनको ऐसे देखते हैं कि भाई इसका भी हमें खर्च चलाना पड़ रहा है। तो जिन महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होता था उन महिलाओं को वो अपने साथ अपने छापा गृह में थोड़ा सा काम देती थी, पढ़ना लिखना सिखाती थी और काम सिखाती थी, और उनको पैसे देती थी इस काम के बदले में, ताकि वो अपना घर का खर्च चला सके और स्वाभिमान तरीके से वो जी सके। ठीक है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बचा सके। तो इनका बहुत बड़ी भूमिका है। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रमाबाई कहाँ की थी, तो आप ध्यान रखना पुणे की थी वो। ठीक है, महाराष्ट्र की थी। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महिला को पंडिता की उपाधि दी गई, तो रमाबाई को दी गई। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महिला ने विधवाओं के लिए गृह आश्रम बनाए। ठीक है, विधवा आश्रम बनाए, तो ये भी इनका नाम रमाबाई आएगा। या जो गरीब महिलाएं थी उनके लिए कामकाज उनको सिखाया, तो उसका आंसर भी आपका रमाबाई होगा। तो 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहीं के ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, आइए हम राज सुंदरी देवी 1800 से 1890 का अनुभव पढ़े। ठीक है, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। ठीक है, वेस्ट बंगाल में वो पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, अपनी जीवनी लिखी। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम है अमार जीवन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना।
महिलाओं के नाम दिए होंगे और नीचे पूछा जाएगा कौन सी महिला पश्चिम बंगाल से है। तो ठीक है, आप ध्यान रखना राज सुंदरी देवी है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि अमर जीवन, जीवन, ये जो अमर लिखा हुआ है ये अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं कुछ थोड़ी बहुत मात्राओं का चेंज है। ठीक है, अमारो जीवम लिखा है, ब लिखा है कभी ना, कहीं कहीं ना को, कहीं कहीं ना लिखा है। तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना कि ये क्या है, ये बंगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, ये क्या है, बंगाली भाषा का शब्द है। उस समय इतना ज्यादा भाषा का विकास नहीं था महिलाओं में, तो उन्होंने अपने हिसाब से ये नाम रख लिया है अमार जीवन। ठीक है, तो जीवनी का नाम है मतलब हमारा जीवन, इसका हिंदी में अर्थ क्या है, अमार जीवन का जीवोम, इसका अर्थ है हमारा जीवन। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में ये कहानी लिखी है। भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है सुंदरी, राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि लड़कियां पढ़ती लिखती हैं तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती हैं और वह विधवा हो जाती हैं। ठीक है, इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीख लिया था। कितने दुर्भाग्य की बात है। और जब मैं ये सारी चीजें देख रही थी तो मुझे लगा कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, आप भी और हम भी। ठीक है, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमें चोरी छुपे पढ़ने की जरूरत नहीं है इनकी तरह। इन्होंने कितना संघर्ष करा पढ़ने के लिए, हम खुलेआम कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। उल्टा हमारी मम्मी पापा ने हमें फोर्स किया है कि भाई पढ़ो, तुम्हें आगे बढ़ना है, पढ़ना है, कुछ करना है अपने जीवन में। और उनको देखो कि उनको समय तो बहुत दूर की बात है, वो चोरी छुपे पढ़ती थी कि अगर किसी ने देख लिया तो कोई ये सोचेगा कि अपने पति का बुरा चाह रही है इसलिए पढ़ रही है। ठीक है, तो मतलब कितनी गंदी रूढ़ी वादी धारणा थी। तो वो चोरी छुपे उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था, और इतना पढ़ना लिखना सीख लिया कि उन्होंने अपनी जीवनी लिख ली थी। मैं अब वो अपनी कहानी बता रही है, मैं अत्यंत सुबह सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी। ठीक है, रात सुंदरी देवी अपनी कहानी बता रही है, और इधर आधी रात हो जाने के बाद काम तक लगी रहती थी। यानी कि सुबह से रात तक वो काम में लगी रहती थी, बीच में विश्राम का समय नहीं होता था। उस समय मेरी उम्र केवल और केवल 14 साल थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी थी, मैं पढ़ना सीखूंगी और यह एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। पांडुलिपि का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा कि पहले जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो पांडुलिपियों पे लिखे जाते थे, क्योंकि पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था जब तक। ठीक है, कॉपियां नहीं मिलती थी, तो जो पत्तों पर, पांडुलिपि मतलब पत्तों पर लिखे गया कुछ श्लोक वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, मैं अभागी थी, उन दोनों स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। बाद में मैं स्वयं अपने विचारों का विरोध करने लगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनको लगता गया कि नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लोग सही कहते हैं। ठीक है, वो अपना ही विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्री पढ़ती ही नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक सपना आया, मैं चैतन्य भागवत, ठीक है, चैतन्य प्रभु एक संत थे। ठीक है, जो वैष्णव संत थे, तो उनके उनकी भागवत के विषय में उनको एक सपना आया। एक संत का जीवन पढ़ रही, इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ रही थी, बाद के समय जब मैं सोई रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, तो मैंने अपने पति को, अब सबसे बड़े बेटे को कहते हुए सुना कि, और बच्चे का नाम है विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ दी है। ठीक है, चैतन्य मतलब उनके पति अपने बेटे से कह रहे हैं, राज सुंदरी देवी जी के पति अपने बेटे से कह रहे हैं कि बेटा मैंने ये पुस्तक बाहर छोड़ दी है, जब मैं कहूँ तुम लेके लेके आ जाना। ठीक है, अब सुंदरी देवी ने क्या किया, उनका मन था, उनके सपने में आया था कि उन्होंने चैतन्य भागवत पढ़ी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चोरी छुपे एक पन्ना निकाल लिया उस चैतन्य भागवत का, कि उनको मन था कि मैं भागवत पढ़ूं। ठीक है, अपने खुद से पढ़ूं। तो और ये काम बहुत मुश्किल था कि मतलब बुक में से एक पेज फाड़कर उन्होंने छुपा के रख लिया। अब बाद में जब भी उनके वो बता रही हैं कि जब भी उनके लड़के को पढ़ना लिखना सिखाते थे, उनके हस्बैंड अक्षर बनाना सिखाते थे, तो वो भी चोरी छुपे वहां मतलब काम के बहाने या कैसे भी वो देख लेती थी कि कैसे उनको पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं उनके लड़के को। ठीक है, जैसे क ख ग उनके हस्बैंड सिखाते थे, तो वो देख लेती थी कि कैसे सिखा रहे हैं। फिर बाद में वो जाती थी और उस जो भागवत का पेज फाड़ा था ना, उससे उन अक्षरों का मिलान करती थी कि भाई इसका मतलब, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, जैसे इसको ता बोलते हैं, इसको रा बोलते हैं, इसको आ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे भागवत है, तो उनके हस्बैंड ने जैसे लड़के को सिखाया, इसका इसको भा बोलते हैं, इसको गा बोलते हैं, इसको बा बोलते हैं, इसको ता बोलते हैं। ठीक है, तो उनको सारे अक्षरों के नाम पता चल गए, है ना। ये भी एक चमत्कारी चीज है, आपको लगता है कि ये तो सबको ही आते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो, उनको तो ये भी नहीं पता कि ये जो साइन है ये किस चीज का है। ये जो आपको ये वाह दिख रहा है, उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये वाह है, जो पढ़े लिखे नहीं है। तो उन्होंने इन सारे अक्षरों की पहचान कर ली और उस पेज
को पढ़ने की वो कोशिश करती थी और उसका अर्थ जानने की कोशिश करती थी कि इस भागवत में क्या लिखा है। कितना संघर्ष किया उन्होंने, मतलब सोच के ही इतना अजीब वो लग रहा है, मुझे आश्चर्य है कि कितना संघर्ष किया था उन्होंने। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया, मतलब वो पढ़ना लिखना सीख लिया उन्होंने ऐसी चोरी छुपे। स्वयं अपने लिखने के से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनीय जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी बहुत से दिन होते थे जब दिन भर क्षण भर भी विश्राम नहीं मिलता था और इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा सके, और उन परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था। अब देखो एक कॉलम लिखा है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें अभी हम पढ़ेंगे रुकैया हुसैन के बारे में, जो ऊपर कॉलम रह गया वही है, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी, की परिस्थितियां विपरीत। वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं, इसके बावजूद भी बहुत सी गरीब लड़कियां जो हैं वो पढ़ लिख नहीं पाती हैं, क्योंकि उनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। और उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनका जो समाज है वो इस तरह का ही है कि भाई तुम अगर बड़े हो गए हो तो तुम अपने छोटे बहन भाइयों को खिलाओ या घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको खिलाओ। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसको भी देखेंगे। रुकैया सखावत हुसैन, द लेडी लैंड का उनका सपना। रुकैया सखावत हुसैन ने एक सपना देखा था लेडी लैंड का। ठीक है, एक स्थान का नाम है लेडी लैंड, है ना। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये जो थी राज सुंदरी देवी जो थी, ठीक है, राज सुंदरी देवी जो थी उन्होंने क्या सपना देखा था कि वो चैतन्य भागवत पढ़ रही थी, है ना। ऐसे ही रुकैया सखावत हुसैन ने क्या देखा था सपने में कि वो प्लेन में बैठ के लेडी लैंड जा रही हैं। ठीक है, एक स्थान का नाम है लेडी लैंड जा रही हैं। उन्होंने ये सपने में सोचा था कि जो कारें हैं वो हवा में उड़ेंगी, मतलब हवाई कारों का मतलब हो गया कि मतलब एक तरह से वो हवाई जहाज की कल्पना कर रही थी। ठीक है, हवा जो कारें हैं वो हवा में उड़ रही है और वो चला रही है, उसको ड्राइव करके ले जा रही हैं, और वो कहाँ गई हैं, लेडी लैंड में गई हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है, आइए देखते हैं हम क्या है। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू लिखना पढ़ना आता था, परंतु उन्हें बंगला और इंग्लिश सीखने से रोका जाता था। ठीक है, मतलब उर्दू उन्होंने घर में सीखा था, जैसे राज सुंदरी देवी ने सीख लिया था संस्कृत घर में, और जैसे रमाबाई ने घर में ही पढ़ना लिखना सीख लिया था, उसी तरह से इनको उर्दू आता था। क्योंकि ये मुस्लिम महिला थी, तो इनके जितने भी धर्म की किताबें होती हैं वो उर्दू में होती हैं, और हमारे यहाँ संस्कृत में होती है, तो उन लोगों ने संस्कृत में सीखा था। परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका जाता था। उस समय अंग्रेजी एक ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कों लड़कियों के सामने नए विचारें रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिया था। आगे चलकर वह एक लेखिका बनी। 1905 में जब केवल 50 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा में कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्हें एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का सपना। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, सुल्ताना का सपना। राज सुंदरी देवी ने क्या लिखा था, अमार जीवन। ठीक है, ध्यान रखना अलग अलग बुक का नाम है। रुकैया सखावत हुसैन ने क्या लिखा था, सुल्ताना का सपना, और राज सुंदरी देवी ने क्या लिखा था, अमार जीवन। नेक्स्ट है इसमें सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई है। इसमें सुल्ताना का सपना जो बुक है उसमें एक कल्पना की गई है जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पर पहुंचती है। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने काम करने का आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं, यानी कि वो सपना देख रही हैं कि जो महिलाएं हैं वो पायलट भी हो सकती हैं, वो अंतरिक्ष के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा वो सपना देख रही थी। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो हर चीज में पुरुषों का मुकाबला कर रही हैं, और पुरुष एक अलग थलग स्थान पर भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सहारा के साथ यात्रा पर चली जाती हैं। तभी उनकी आंख खुल जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि वो केवल एक सपना देख रही थी। जैसा कि आपने
रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। देखो, कहते हैं ना कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। सपने देखने में क्या जा रहा है, जब आप देखोगे तभी तो, जब आप 4 सपने देखोगे तभी तो आपका एक सपना पूरा होगा। अब आप कुछ सोचोगे ही नहीं अपने बारे में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं करोगे, आप ऐसे ही रह जाओगे जैसे हो। पहले आपको अपने अंदर एक भावना लानी पड़ेगी कि हमको ये बनना है, हमको ये करना है आगे जाके। अगर आप पहले से पहले ये सोच के बैठोगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप वाकई में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, 100% कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपने ये सोच अपने मन में पाल रखी है कि हम हमसे नहीं होगा। अब देखो, पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो सपने में क्या देख रही हैं कि वो प्लेन चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, महिलाएं बंदूक चला रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं, अंतरिक्ष से खोज निकाल रही हैं, यानी कि वैज्ञानिक है महिलाएं। तो महिलाओं के बारे में वो इतना सोच पा रही थी सपने में। और सपने हमें कौन से, सपनों में हम किन चीजों को देखते हैं, या तो वो कभी ना कभी हमारे दिमाग में चल रही होती है या हमने वो कहीं से सुनी होती है। सपने कहीं अलग से नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ लग रहा हो कि सपना कुछ अलग होता है, अलग नहीं होता है। वही चीजें होती हैं जो आप, जब आप जगे होते हो, उन बातों को या तो आप कहीं से सुनते हो, पढ़ते हो कहीं से, या आपने कहीं उनको देखा होता है। सपने में वही चीज आती है, तो उनके मन में ये सारी चीजें होती होंगी तभी उन्होंने ये सपना देखा। ठीक है, कितना सुंदर सपना था, वाकई बहुत ही अच्छा सपना था। जब लड़कियों को, आगे इसमें कहा जा रहा है, इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होने से संतुष्ट नहीं थी, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की शक्ति नहीं दी, वर्ण वर्ण उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला? ठीक है, किसने खोला था कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल? रुकैया सखावत हुसैन जी ने खोला था। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कियां, लड़कों को लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। यानी कि जो लड़कियां हैं वो कम जाती हैं स्कूल, और लड़के जो हैं वो ज्यादा जाते हैं। ठीक है, और नीचे कुछ जनगणना के आंकड़े दिए गए। देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं पैरा नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वैसे ही समय बहुत ज्यादा हो गया है, वीडियो लंबी होती जा रही है और हमें जल्दी निपटाना है। तो आप पढ़ लेना, ऐसा कुछ खास नहीं है, एग्जाम में पूछे जाने जैसा कुछ है नहीं। इस पैरा में यही बताया गया है कि हर बार जो जनगणना की जाती है, 1961 से जनगणना, ये बता रहे हैं 1961 में, हर 10 साल में की जाती है ना जनगणना। 1961 में हुई थी, अब 1971 में हुई थी, फिर 1981 में हुई थी, फिर 91 में हुई थी, फिर 2000 में। इस तरह से हर 10 साल में होती है। तो हर 10 साल के आंकड़े हैं जिनमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो लड़कियां हैं वो स्कूल कम जाती हैं, और जो जाती हैं वो प्राथमिक स्तर तक ज्यादा जाती हैं। इस कॉलम में ये बताने की कोशिश की गई है कि ड्रिप आउट बच्चे, यानी कि वह बच्चे जो स्कूल में एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन जो शिक्षा है वो पूरी नहीं लेते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ बच्चों ने, जैसे 100 बच्चों ने जन्म लिया तो 80 बच्चों ने एडमिशन तो लिया, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों ने केवल दूसरी क्लास करी, वो घर बैठ गए, कुछ बच्चों ने चौथी क्लास करी, वो घर बैठ गए, कुछ बच्चों ने छठी क्लास करी, वो घर बैठ गए। ठीक है, यानी कि अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं तक पहुंचते पहुंचते मुश्किल से 20-25% लोग, बच्चे ही पहले पहुंच पाते थे। तो यही वो आंकड़े दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ कितने कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट कर गए, यानी कि एडमिशन लेने के बाद वो पढ़ाई छोड़कर चले गए। ठीक है, अब देखो लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पर कि जो लड़कियां हैं, जो जनरल की लड़कियां हैं, ठीक है, जनरल की लड़कियां ये हैं, जनरल के लड़के ये हैं। ठीक है, और इनका योग दे रखा है कि इतने परसेंट बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी बीच में ही। अब देखो इसमें अनुसूचित जनजाति के दे रखे हैं, सॉरी अनुसूचित जाति के दे रखे हैं, यानी कि जो एससी होते हैं उनका दे रखा है, लड़कों ने इतने इतने लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दी, लड़कियों ने इतनी लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, योग इतना दे रखा है कि ये मिला के अनुसूचित अनुसूचित जो जनजाति के बच्चे हैं उन्होंने, इतने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। फिर अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति के इतने लड़कों ने और इतनी लड़कियों ने, और योग ये है। ठीक है, इस तरह से एनालाइज दिए रखा है। एग्जाम में तो देखो इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं। ठीक है, ऐसे एनालाइज नहीं पूछा जाता है कहीं भी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के कारण अनेक हैं। देश में अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ने के लिए ना तो उचित स्कूल है और ना ही ठीक से सुविधा है। देखो मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं प्राइमरी में पढ़ रही थी
तो जब मैं सेकंड क्लास में आई तो मेरी मम्मी पापा शहर में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हमारे गांव में जो स्कूल था वो 5वीं तक था। ठीक है, तो मेरे भाई ने 5वीं पास कर ली थी, वो छठी क्लास में शहर में पढ़ने जाया करते थे पैदल। ठीक है, काफी रास्ता उन्हें पैदल पार करना होता था। और बाद में सड़क, जो जब वो काली सड़क आती थी, ठीक है, गाँव में ऐसे ही बोलते हैं, जब काली सड़क आती थी मतलब मेन रोड आती थी, वहां से उनको टेम्पू वगैरह कुछ मिलता था और उसमें बैठ के वो स्कूल जाया करते थे। तो इस इतनी खराब व्यवस्था थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कि भाई लड़की कैसे जाएगी स्कूल, फिर 5वीं के बाद लड़की की पढ़ाई छूट जाएगी, नहीं तो इतना कठिन रास्ता है। तो मेरे पेरेंट्स ने क्या किया कि हम लोग शहर में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, पहले हम लोग 2-3 महीने किराए पे रहे, फिर हमने वहां पर अपना घर बना लिया शहर में। तब हमने पढ़ाई मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखी। तो पढ़ाई के लिए हमारे पेरेंट्स इतने ज्यादा अवेयर थे उस टाइम पर, ठीक है, आज से इतने साल पहले इतने ज्यादा अवेयर थे कि उन्होंने गांव छोड़ दिया क्योंकि हम लोग पढ़ सकें। ठीक है, मैं मेरा भाई पढ़ सके। तो ये सारी चीजें थी। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ता है, और कुछ लोगों की ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि वो शहर में शिफ्ट हो सके। और हमारे पास थोड़े पैसे थे तो हमने घर ले लिया, या किराए का घर में कैसे भी एडजस्ट करके हमने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। लेकिन कुछ लोगों के पास उतना भी नहीं होता है कि वो पढ़ सके, और आज भी ऐसे बहुत सारी लड़कियां और लड़के इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं। कई बार लड़कों को परमिशन मिल जाती है कि तुम जाओ भाई बाहर शहर में पढ़ सकते हो, लेकिन लड़कियों को वो भी नहीं मिलती है। ये सारी चीजें इस पैरा में कही गई हैं। ठीक है, अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है महिलाएं आंदोलन, महिला आंदोलन। तो महिलाओं ने किस तरह से आंदोलन करा अपने लिए। देखो, एक बात आप हमेशा जान लेना, आप महिला हैं पुरुष हैं कोई भी है, आपके लिए जब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक आप खुद कदम ना उठाओ, जब तक आप खुद आंदोलन नहीं करोगे, खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अपनी मदद करने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। आपने तीनों महिलाओं के जीवन देखे, अभी जो मैंने आपको बताया, राज सुंदरी देवी, सखावत हुसैन, और क्या था नाम, अभी मैं थोड़ा दिमाग से नहीं आ रहा है। तो इन तीनों के जो हमने देखा उनका जीवन, उन्होंने खुद से ही संघर्ष करा। और रमाबाई, इन तीनों ने खुद से ही संघर्ष करा और खुद पढ़ना लिखना सीखा, ना केवल अपना जीवन बदला, दूसरों का भी बदला। अब ये खुद पढ़ी हैं, तो क्या इन्होंने अपनी लड़कियों को, अपनी बहुओं को नहीं पढ़ाया होगा? इनके परिवार के आसपास में जो लोग रह रहे होंगे, क्या उनमें बदलाव नहीं आया होगा? जरूर आया होगा। आसपास के जो लोग होंगे वो भी जागरूक रहे होंगे, और उन्होंने भी अपनी लड़कियों को पढ़ने लिखने की आजादी दी होगी। इनके परिवार में भी सब लोगों ने अपनी लड़कियों को पढ़ने की आजादी दी होगी कि भाई वो पढ़ सकती है तो हमारी बेटी भी पढ़ सकती है, हमारी बहू भी पढ़ सकती है ना? तो महिला, अगर आप कोई कदम उठा रहे हो तो ना केवल आप अपने लिए उठा रहे हो, बाकी आप जिस समाज में रह रहे हो उस सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हो। तो आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही अपने अधिकार मांगने पड़ेंगे, आपको हाथ में देकर कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप अपने मन में बना लीजिए। अब इस पैरा में क्या कहा जा रहा है वो मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। अब महिलाएं और लड़कियों को पढ़ना और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्रों में जैसे कानून सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ये परिवर्तन आपने अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों में महिला आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, देश के विभिन्न भागों में कई औरतों और कई महिलाएं संगठन का आंदोलन के हिस्सा रही हैं। कई पुरुष भी महिलाओं के आंदोलन का समर्थन करते थे। ठीक है, जैसे स्वामी दयानंद जी ने महिलाओं का समर्थन किया है, और ब्रह्म समाज के जो लोग थे वो महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने महिलाओं को समर्थन किया था। और हमारे गांधी जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्थन किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, इन सब ने आजादी से पहले ही महिलाओं के पढ़ने लिखने पर विशेष जोर दिया था। ठीक है, और महिलाओं के आंदोलन में उनका साथ दिया था। इन आंदोलन में जुटे लोगों को मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं, जिसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियां यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये आंदोलन, इन्होंने अभियान चलाया है इस तरह से। अभियान भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध में अभियान, देखो एक हमने दो 2006 का एक कानून पढ़ा था 6 क्लास की एनसीईआरटी में। उसमें क्या था कि 2005 में एक मुकदमा दायर किया गया, एक याचिका दायर करी गई सुप्रीम कोर्ट में कि महिलाओं के साथ जो घर में मारपीट होती है, भेदभाव होता है, ठीक है, दहेज मांगा जाता है, ये सारी चीजें जो होती है उससे छुटकारा पाने के लिए एक कानून बनाया जाए ताकि महिलाओं को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, बाद में 2006 में ये कानून जो है वो लागू हो गया घरेलू हिंसा के ऊपर। 2006 में ये कानून लागू हो गया, तो उसके बारे में ये बोला है कि महिलाओं ने
संघर्ष किया, आंदोलन करा और बाद में उनको इस तरह का एक कानून मिल गया कि अगर महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है, घर से निकाला जा रहा है उनको, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, तो वो मुकदमा दायर कर सकती हैं कोर्ट में, और कोर्ट में उनके खिलाफ जो भी व्यक्ति उनके साथ गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य पर देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थल पर और शैक्षिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि 1997 में एक कानून बनाया जो सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया कि जो महिला नाइट ड्यूटी करती हैं, ठीक है, या फिर डे ड्यूटी करती हैं और उनके साथ कोई भी व्यक्ति या पुरुष गलत व्यवहार कर रहा है, किसी तरह से गलत कमेंट पास कर रहा है या उनका शोषण कर रहा है, ठीक है, कई बार रेप जैसे केस भी सामने आते थे और अभी हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में एक रेप केस सामने आया है, आप सभी को पता होगा उसके बारे में। ठीक है, वो एक डॉक्टर महिला थी जो नाइट ड्यूटी पर थी और उनके साथ गैंग रेप हुआ था, 5-6 लोगों ने गैंग रेप किया था और बहुत ही दर्दनाक उनकी मृत्यु हुई। अभी भी मामला चल रहा है, ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी आंदोलन वगैरह चल रहे हैं उसके लिए। पश्चिम बंगाल की कलकत्ता की ये घटना है। ठीक है, तो 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बनाया, एक कानून पास किया कि जिन महिलाओं के साथ, जो महिलाएं जॉब करने जा रही हैं किसी भी कार्यस्थल पर, चाहे वो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, वहां पर उनके साथ कोई भी पुरुष छेड़छाड़ करता है, गलत कमेंट पास करता है, यानी कि उनको गलत कुछ भी बोल रहा है या उनका किसी भी प्रकार से शोषण कर रहा है, तो वो इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती हैं कोर्ट में। ठीक है, तो ये दो नियम, पहला नियम 2006 में जो लागू हुआ था वो घर के लिए हुआ था कि घर में अगर महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो घर के लिए है 2006 वाला। अगर ऑफिस में उनके साथ कुछ भी गलत चीजें हो रही हैं तो 1997 वाला ऑफिस में वाला अधिनियम है। तो ध्यान रखना 2006 वाला और 1997 वाला। ठीक है, इसका नाम क्या है, यौन उत्पीड़न अधिनियम 1997 वाला, और 1906 वाले का क्या है, घरेलू हिंसा अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है, एक और उदाहरण दें, 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, वो तो दहेज जैसी या मारपीट जैसी चीजों के लिए था, लेकिन 1980 में जो था कि महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया जाता था। ठीक है, ज्यादातर स्टोव फटने की घटनाएं आती थी और पता नहीं कैसे केस बनाए जाते थे कि स्टोव फट जाता था और महिला मर जाती थी। ठीक है, तो उसके लिए एक नियम बनाया गया था, ये भी मैंने आपको 6 क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, नव विवाहिता युवतियों को अपने उनके पति या ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। ठीक है, मतलब महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि तुम अपने घर से गाड़ी लेके आओ, मोटरसाइकिल लेके आओ, या फिर इतना पैसे लेके आओ, या कलर टीवी लेके आओ। उस टाइम पे जो चीजें चलती थी उनके लिए उनको प्रताड़ित किया जाता था, अगर वो नहीं लाती थी तो उनको मार दिया जाता था। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पर निकल आईं, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा और दहेज से संबंधित कानून में बदलाव आया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। ठीक है, 1900, अब 3 नियम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है जागरूकता बढ़ाना। तो किस तरह से जागरूकता बढ़ाई जाती है, जागरूकता बढ़ाने का सीधा सीधा तरीका है कि आप उन चीजों को नाटकों के माध्यम से समझाओ, या फिर आंदोलन करो, या फिर गीतों के माध्यम से, इन सब तरीकों से जागरूक किया जाता है। ठीक है, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का ही प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। ठीक है, जागरूकता बढ़ाना यह है, विरोध करना यानी कि जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन हो, जैसे कि किसी कानून नीति द्वारा जो महिलाओं के आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है तो लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचता है। जैसे ये रैली निकाल रही है तो लोगों को पता चल रहा है कि भाई इनके साथ अत्याचार हो रहा है। अब कोई महिला रैली निकालती हुई जा रही है, 8-10 या 20-25 महिलाएं या 100-150 महिलाएं जा रही हैं, तो आप आपस में तो लोग बातें बनाएंगे ना कि भाई ये महिलाएं क्यों निकली हैं रोड पर, क्या काम है। ठीक है, फिर रिपोर्टर भी आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बात अखबार में छापी जाएगी कि भाई ये इस समस्या से पीड़ित है महिला, इसलिए वो रैली निकाल रही हैं। तो ये क्या है, एक तरह से विरोध प्रदर्शन है, अपने लिए ये उठाई गई आवाज है। ठीक है, देखो कितने अच्छे तरीके से महिलाएं अपनी रैली निकाल रही हैं, अपनी बात को कहने की कोशिश कर रही हैं। बंधुत्व व्यक्त करना,
न्याय के अन्य मुद्दे व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, यानी कि वो सब लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं या कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये भी क्या है, ये भी एक आंदोलन का ही हिस्सा है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्ती उठा रही हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो आंदोलन ही होती है। ये चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे थोड़ी सी नाराजगी आपसे रहती है। मैं इतनी मेहनत से आपको इतने सारे फैक्ट्स भी बताती हूँ और चीजों को इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद भी आप कमेंट नहीं करते हो, मुझे रियली बहुत ज्यादा दुख होता है। प्लीज आप एक छोटा सा कमेंट करा करो और वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, लाइक करके ही जाना, आपने इतनी वीडियो देखी है तो प्लीज लाइक करके जाना। और अभी तक आपने 6 से और 10 तक की जो भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है बुक्स की, वो उन सभी प्लेलिस्टों को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे कहने से एक बार प्लेलिस्ट को देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी में कराने वाली हूँ, 12th तक कराने वाली हूँ। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में 10th तक पूरे सब्जेक्ट करा रही हूँ, उसके बाद में 12th तक कराने वाली हूँ। तो आपको आपके बहन भाइयों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एनसीईआरटी पढ़ने में। बिल्कुल सीरियल वाइज लगाया गया है सारा मटेरियल, जो भी मैंने पढ़ाया है, सारा कंटेंट बिल्कुल सीरियल वाइज। आप प्ले लिस्ट ओपन करोगे आपको बिल्कुल सीरियल से आप मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। चैनल ओपन करके प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाना, जो भी आपको पढ़ना है वो प्ले लिस्ट पर ऊपर ही लिखा होगा कि इस क्लास की जो वीडियो है वो इसमें यहाँ मिलेंगी। तो आप प्लीज वहां पर क्लिक कर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।